Hello and welcome friends, myself Ripunjay Mishra and today we are going to talk about a very important topic that is our judicial system and overall system. सबसे पहली बात मुझे जो बहुत दिन से सोच रहा था ये मैंने सोचा था कि लोगों से मैं पूछूंगा कि अगर कोई जज 300 वर्ड्स का ऐसे लिखने के लिए बोल देता है किसी भी मर्डर के केस में या फिर एक्सीडेंटल केस में तो लोग ऑफेंड क्यों जाते हैं। अगर उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि जज बनते कैसे हैं, सिस्टम उनका एग्जाम कैसे लेता है, वहां पे वो कोई क्वेश्चन नहीं करता, वो एस्पिरेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। जब एस्पिरेंट के साथ दिक्कतें हो रही होती है तो जनता नहीं आती है और फाइनली जजमेंट के दिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा जज उनके लिए जजमेंट देगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही है और सिंपल सा एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर जजमेंट्स गलत आ रहे हैं तो आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। यू डोंट हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज द जजमेंट। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपका बच्चा जो है पूरे साल खेल रहा है, इधर उधर घूम टहल रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो और एक दिन रिजल्ट वाले दिन आप उसको लेके सोटी लगते हो पीटने, तो क्या उसका रिजल्ट सही हो जाएगा? क्या उसके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे? नहीं, ये आपकी लापरवाही है। दिस इज रॉन्ग पेरेंटिंग। बच्चे के केस बता रहा हूँ, जुडिशियल केसेस में मैं नहीं बोलूंगा। और एफिशिएंसी कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो एंटी मेरिट जो है वो फैशन में है। मेरिट के अगेंस्ट बहुत सारे लोग रहते हैं, कहते हैं कि मेरिट्स ही नहीं डिसाइड करेगा कि कौन रिप्रेजेंट करेगा आपको। तो जो चीजें अभी सोसाइटी में चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिस्टम की बात करें तो आपकी सिस्टम से ज्यादा स्ट्रांग तो यूट्यूबर्स का सिस्टम है, आपके सिस्टम से ज्यादा स्ट्रांग तो पर्टिकुलरली एलबीज यादव का सिस्टम है। कम से कम इफेक्टिवली काम तो कर रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं यूट्यूबर्स के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एकेडमिशियन हूँ और एक एडवोकेट हूँ। तो रॉस्को पाउंड ने कहा था कि लॉयर्स आर सोशल इंजीनियर्स। तो प्रॉब्लम जो सोसाइटी में है उसको वैसे ही फिक्स करने की आदत है मेरी भी, क्योंकि मैंने पढ़ाई की है थोड़ी बहुत, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें फिक्स की जा सकती हैं। तो अगर हम बात करें इसी तरह के लोगों की, जैसे फॉर एग्जांपल हम रजत दलाल की बात कर लें, तो रजत दलाल अगर अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर किसी को गाली दे रहा है या फिर किसी को उठा के मार पीट रहा है और उसको कानून का कोई डर नहीं है, तो इसका मतलब आपका सिस्टम एफिशिएंट है, वो आपसे ज्यादा एफिशिएंट है। और एनी डे यही सच भी है, यही सच भी है कि आपके सिस्टम से ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो कोई भीख मांग के नहीं पहुंचा है वहां पे, वो अपनी मेहनत पे पहुंचा है। लोग उसको प्यार करते हैं, लोग उसको देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर काबिलियत है। और वहां पे कोई भी ऐसा एरो वगैरह नत्थु कह रहा कोई करप्शन से नहीं पहुंच सकता है। तो वहां पे जो लोग पहुंचते हैं, जो लोग कंट्रोवर्सीज में जाके फेमस होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटीज होती हैं जो कि अगर आप सिस्टम के साथ चलेंगे तो वो क्वालिटी शायद आपके अंदर नहीं आएंगी। अगर आप किसी के भरोसे जाते हैं तो वो क्वालिटीज आपके अंदर नहीं आएंगी, क्योंकि हम जितना कानून 5 साल में पढ़ते हैं वो रजत दलाल शायद एक वीडियो में आके एक ब्लॉग बना के वो उतने कानून वो तोड़ देता है। और गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट है, उसके पास ज्यादा पावर है, उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास अंडरस्टैंडिंग है देश के कानून को समझने की। तो वो चीजें समझता है और जो चीजें समझ लेता है उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है। उसको भी पता है कि कानून उसका क्या ही कर लेगा, तो उसे कानून से कोई डर नहीं है। वो कंट्रोवर्सीज आराम से करता रहेगा और मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। वट एवर इज डूइंग करेक्ट। वो इनएफिशिएंट लोगों को पकड़ता है, उनको मारता है। और क्योंकि ज्यादातर जनता तो यही चाहती है ना कि इनएफिशिएंट लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए भेज दिया जाए। अगर आप इनएफिशिएंट हैं तो उसके खिलाफ बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि आप तो हर जगह चाहते हैं कि गवर्नमेंट घुट्टी पिला दे और गवर्नमेंट आपको जॉब दे दे, ऐसे वैसे आप चाहे कितने भी इनकेपेबल हो आपको सही जगह पे बैठा दिया जाए। पर रजत दलाल तो गवर्नमेंट नहीं है ना, वो तो जस्टिस करेगा, अपने हिसाब से करेगा, वो तो ह्यूमन इंटेलेक्ट के हिसाब से जाएगा। उसको लगता है कोई उससे कमजोर है या फिर उससे ताकतवर है, उसे लगता है कि उससे लड़के वो जीत सकता है, तो वो बिल्कुल लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? तो वो अपना काम कर रहा है और उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज हैं वो उसके हार्डवर्क से आई हैं। तो वो अपना हार्डवर्क करता है और अपनी चीजों को अपने हिसाब से समझता है। उसको कानून का डर नहीं है, तो ये उसकी पावर है, एफिशिएंसी है, क्योंकि उसको पता है कि जो लोग अंदर बैठे हैं वो उससे कम एफिशिएंट है। और आज की डेट में जो है बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आईपीसी में 511 सेक्शंस पढ़े हैं। 511 सेक्शंस में मैंने कुछ सेक्शन के एक्सेप्शन भी पढ़े हैं, पर किसी भी आईपीसी किताब में ये नहीं मेंशन है कि सबका एक्सेप्शन, सारे ऑफेंसेस का एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी दिया हुआ है, लेकिन सबका एक एक्सेप्शन होता है जो किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। आईपीसी तो छोड़ दीजिए, कहीं भी वो एक्सेप्शन मेंशन ही नहीं है। वो है पैसा और पावर। सारे ऑफेंसेस का एक्सेप्शन यही है। अगर आपके पास ये दोनों है तो आप एफिशिएंटली लॉस को तोड़ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है और ये मैंने जहां तक कुछ एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे पोर्शे आती है, 2 लोग को उड़ा देती है, वो भी लॉस ब्रेक करता है, 2 लोग मर गए, ऐसे लिखा काम खत्म। क्यों? उसके पास पैसा है इसलिए। और उसकी मम्मी जो है ब्लड सैंपल दे देती है उसको खराब करने के लिए, मतलब दूसरा एविडेंस को टैंपर करने के लिए अपना ब्लड सैंपल दे देती है, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस करती हैं। वो सेक्शन 192 के अंडर पनिशेबल है, वो गिविंग फॉल्स एविडेंस, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। तो ये सारे ऑफेंसेस जो पैसे वाले लोग होते हैं बड़े आराम से करते हैं।
और उनका राइट है क्योंकि वो एफिशिएंट है भाई, उन्होंने पैसा कमाया है, तो कानून तो उनके लिए ही है। और फिर गरीब लोग आके जब क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये कानून तोड़ रहे हैं, उसने पोर्शे 200 की स्पीड से चला ली, तो समझने की कोशिश करिए, उसके पास एफिशिएंसी है ये सारी चीजें करने की। और गरीब आदमी, एक मैंने न्यूज पढ़ी थी कि उसने 100 रुपए चुराए तो उसको 8 साल की पनिशमेंट हो गई। 100 रुपए चुराने पे 8 साल की पनिशमेंट कैसे हुई? क्योंकि उस पर सिर्फ थेफ्ट के चार्जेस नहीं इम्पोज किए गए थे, उस पर रॉबरी, डकैती सब इम्पोज कर दिया गया था क्योंकि वो गरीब है। और आपको लग रहा हो कि ये बिना मतलब के सिस्टम को इनएफिशिएंट बोले जा रहा है। मैं बिना किसी कारण के किसी को इनएफिशिएंट बोल ही नहीं सकता और बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि एफिशिएंट आदमी तो लड़ने चला आएगा ना, वो तो अपने डिफेंस में चीजें रख देगा। लेकिन मेन बात, जो मेन फोकस है, वो हमारा झारखंड जुडिशरी के बारे में बातें करना है। झारखंड जुडिशरी, अब झारखंड जुडिशरी का एग्जाम हुए 5-6 महीने, पता नहीं कितने दिन हो गए, ये तो मैं भूल ही गया कि उसका प्रीलिम्स कब हुआ था। उसकी आंसर शीट आती है, और आंसर शीट जब आती है तो झारखंड जुडिशरी 100 क्वेश्चन पूछती है, उसमें से खुद ही सारे क्वेश्चन के आंसर उसको नहीं पता होते हैं। कमीशन को खुद ही सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं पता होते हैं। अभी नीट का पेपर लीक हुआ है तो बच्चे ने शायद 180-190 क्वेश्चन सही मारे थे पेपर लीक कराने के बाद। हाँ, हो सकता है उसने 180-90 सही क्वेश्चन मारे हो, लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसने क्वेश्चन भी नहीं रटे, रात भर में रट भी नहीं पाया, और अपने घर वालों को जेल में भी डलवा दिया, क्वेश्चन भी नहीं रट पाया, 180 ही क्वेश्चन सही कर पाए, तो लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सिर्फ एक रात का मौका था उसके पास। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारे पास पूरा एस्टैब्लिश्ड कमीशन है जिनके पास क्वेश्चन के आंसर नहीं है, और जबकि लड़के ने तो खुद क्वेश्चंस भी नहीं सेट किए थे। कमीशन तो खुद क्वेश्चन सेट करता है। और ये मैं बिना किसी बेबुनियाद बातों के बारे में यहाँ बात करने नहीं आया हूँ, मैं अपने सोर्सेज, अपने एविडेंसेस लेके चलता हूँ। तो कमीशन जो है वो क्वेश्चन सेट करता है पहले, और वो उसके बाद जवाब एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से। तो उसने अपने जो भी गलत आंसर थे उन्हें प्रिंट करा दिए और लोगों को मतलब दे दिया आंसर, खुद ही अपने क्वेश्चन सेट की वो आंसर, जबकि कई सारे स्टेट में 2 दिन में 3 दिन में ऑफिशियल आंसर की आ जाती है। लेकिन इनको अपने आंसर की निकालने के लिए 3 महीने, 1-1.5 महीने का टाइम लग गया खुद के आंसर। वो भी 1.5 महीने में पूरी किताबों के साथ जो क्वेश्चन इन्होंने खुद सेट किए उसके आंसर से नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद से ढूंढने के बाद जब इन्होंने आंसर दिए तो आंसर्स में इनको पता चला कि इनके आंसर्स गलत हैं। और इतनी सिंपल मिस्टेक कि अगर थोड़ा सा भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होता कमीशन के पास, लॉ की थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग होती, तो ये क्वेश्चंस वो गलत नहीं कर रहे होते। और तुमको क्वेश्चंस ही पूछना तो कमीशन में जाके क्यों पूछ रहे हो यार? तुम हमारे साथ आओ, बैठो, डिबेट करो, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तुम भी तैयारी करो, और हम लोग डिबेट करके सही आंसर निकालेंगे। तुम अलग जाके चेयर पर बैठ के कमीशन बन के जो है क्वेश्चन पूछ रहे हो, अपने डाउट क्लियर कर रहे हो। डाउट क्लियर करना तो झुक के आओ, सिंपल सी बात है। और आपको लग रहा है इतना बोल रहा है, क्या गलत हो गया? दिखाता हूं आपको। झारखंड जुडिशरी का पेपर होता है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इनको पहले लगता है ए है, फिर 2 महीने बाद जब बच्चे चैलेंज करते हैं तो इनको लगता है कि आंसर बी होगा, फिर 3rd बार चैलेंज करते हैं तो इनको आंसर लगता है बी होगा। ऐसे ही ये लगातार 34th क्वेश्चन है, उसका आंसर इनको लगता है पहले सी होगा, फिर दूसरी आंसर की निकालते हैं उसमें लगता है डी होगा, फिर तीसरी आंसर की में इनको डी लगता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 62 है, उसमें लगता है पहले बी होगा, फिर लगता है डी होगा, फिर लगता है बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, उसमें पहले लगता है सी होगा, फिर लगता है बी होगा, फिर लगता है सी होगा। इतना कंफ्यूजन, अगर कमीशन इतना कंफ्यूज्ड है तो उसको एग्जाम लेने का कोई राइट नहीं है ना? तो अब फिर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, ये क्वेश्चन कोई बैठे बैठे सॉल्व कर देगा। कॉन्स्पिरेसी का डेफिनेशन पूछे हुए हैं, कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन में इनको ऑल ऑफ द अबव आंसर इनको करेक्ट लग रहा है, और ये एक डेफिनेशन खुद किताब से देख के नहीं लिख पाए हैं। इतना टेक्निकल बनाने की कोशिश कर रहे थे, बच्चों को आसान लगा, इन्हीं को टेक्निकल लगने लगा, ये खुद ही आंसर नहीं निकाल पाए। फिर सबसे ज्यादा बढ़िया तो मुझे इनका क्वेश्चन नंबर 97 सेट ए का लगा कि पहले कहते हैं डी ऑप्शन सही है, फिर कहते हैं कि सारे ऑप्शन सही हैं, फिर कहते हैं कि सारे ऑप्शन गलत हैं, और फिर यही सारे बहुत सारे मतलब ऐसे 12 क्वेश्चन ये खुद के पेपर में गलत कर देते हैं। 100 क्वेश्चन इन्होंने पूछे और जिसमें से 12 क्वेश्चन ही इन्होंने गलत पूछ लिए जिनका आंसर ही इनको नहीं पता था, और 100 में से 88 क्वेश्चन। यार अगर ये इनएफिशिएंसी है आपकी तो आपको एक बार अपने आप को री इवेल्युएट करने की जरूरत है। और जब एक इनएफिशिएंट बंदा कमीशन या फिर चेयर पे बैठता है तो वो इनएफिशिएंट लोगों को ही सेलेक्ट करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारे जजेस इनएफिशिएंट होते हैं, लेकिन वो जजेस जो इस प्रोसेस से होके जा रहे हैं उनको पता है कि जिसके सामने वो मत्था टेक रहे हैं, जिनको कमीशन मान रहे हैं, जिनको सर्वज्ञ मान रहे हैं, सर्वज्ञानी मान रहे हैं, और कहते हैं कि कमीशन ने तो यही आंसर माना है, और कंसेप्ट इधर से उधर कर देते हैं, तो वो क्या जस्टिस बनेगी? क्योंकि उनके लिए मायने रखते हैं उनकी सैलरी। उनको नहीं फर्क पड़ता कि किस सिस्टम के से होके जा रहे हैं, किस रास्ते से वो जज बन रहे हैं, उन्हें बस जज बनना है।
तो अगर ऐसा बंदा जज बनता है तो वो अपनी 1,35,000 की टेंशन लेगा, आपके लिए जस्टिस की टेंशन नहीं लेगा। तो इसलिए 300 पन्ने का जो 300 वर्ड का जो एस्से लिखने की बात है वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जजेस ऐसे ही बन रहे हैं और यही प्रोसेस है जज बनने का। क्यों यूपी में तो अभी जनरल नॉलेज पूछते हैं, यही जनरल नॉलेज है कि कोई किसी का एक्सीडेंट कर दे रहा हो, 300 पन्ने का जो है जजमेंट आप लिखवा दो, 300 पन्ने का एस्से लिखवा दो उससे। आप क्या पूछना चाहते हैं लोगों से? और कौन, मतलब हमें जज भी कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के केस में ये कहा गया था कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी। यहाँ पे तो भाई कंपटीशन में नहीं है एग्जामिनी, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जिसके जवाब उसको खुद को नहीं पता है, और अभी 4th आंसर की आने वाली है, उसमें भी देखना है कि ये क्या आंसर्स ढूंढ पाते हैं। किताब लेके आंसर इनसे नहीं ढूंढे जा रहे, इतने बड़े आलस है, वो ढूंढेंगे भी क्यों? उनकी तो नौकरी लग गई है, चाहे घूस देके चाहे किसी भी तरीके से, चाहे जुगाड़ से, उनकी नौकरी लग गई है। तो वो आपके लिए पढ़ाई थोड़ी करेंगे, आपके लिए ऐसे जजेस थोड़ी सेलेक्ट करेंगे जो कि ईमानदार हैं, आपके लिए ऐसे लोगों को थोड़ी लेके आएंगे जो लोग सिस्टम पे भरोसा करें। वो अपना काम कर रहे हैं, जितना काम चोरी हो सकता है उतना काम चोरी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं। और फिर इस प्रोसेस से अगर कोई जज बन भी जाता है तो फिर वो बहुत डिमीनिंग सी पोस्ट होगी। मतलब क्यों इतने गलत आंसर्स आप दे रहे हैं? आप जज बन रहे हैं जनरल नॉलेज के बेसिस पे, लॉ में आप वीक हैं तब भी कोई बात नहीं, जनरल नॉलेज सही है तो यूपी में जज बन जाएंगे। बिहार में तो 29 के पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा रहा था, उनको लग रहा है अमेंडमेंट के बारे में पता ही नहीं था कि इंडिया आजाद हो गया है, अभी भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वो पूछ रहे थे कुछ दिन पहले। और ऐसा क्या है भाई बिहार जुडिशरी में, वहां इंडियन पीनल कोड नहीं पूछा जाता है? इंडियन पीनल कोड एक कोर सब्जेक्ट है लॉ का, वही नहीं पूछ रहे हैं। क्या बिहार में क्राइम नहीं होता? क्या बिहार में भी क्राइम होते होंगे, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि शायद बिहार में भी क्राइम होते होंगे, लेकिन नहीं, वहां तो इंडियन पीनल कोड की जरूरत ही नहीं है। वहां तो भाई वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पूछते हैं, जहां पे एविडाइसी कहते हैं कि इन इंग्लैंड देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड वी विश टू नो नथिंग अबाउट इट। बिहार में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिस्टम, सिलेबस, ये सारी चीजें इनएफिशिएंट हैं। तो अगर कोई एस्पिरेंट फेल हो रहा है बार बार तो ये उसका फेलियर नहीं है, क्योंकि एस्पिरेंट फेल होता तो उसको पता चल जाता, उसका रिजल्ट आ जाता है। सिस्टम फेल हो रहा है, उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। झारखंड जुडिशरी को पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो इनकेपेबल है क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने के लिए। और क्वेश्चन पेपर में डिजाइन करना क्या रहता है? 50% तो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, इधर उधर से छापे हुए क्वेश्चन बैंक से। आप 5 क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें से भी 10 गलत हो जाते हैं आपके। कैसे कर रहे हैं भाई आप ये कमाल? ये हमें भी समझाइए, अपनी इस लेवल की इनएफिशिएंसी कहां से डेवलप हो रही है? और फिर अगर कोई थोड़े बहुत गलत जजमेंट्स दे भी दे रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस ही ऐसा है जिससे वो सेलेक्ट हुआ है, उसमें उसको इंडियन पीनल कोड पढ़ने के लिए नहीं बोला गया है, तो अचानक क्राइम तो लोग करके आएंगे। वो थोड़ी बहुत बताएंगे जज साहब ने इंडियन पीनल कोड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो तो अपने हिसाब से क्राइम करेंगे ना, आपके सिलेबस के हिसाब से तो करेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है एफिशिएंट बंदा भी होगा, पर उसके सिलेबस में अगर आईपीसी नहीं है तो उसको तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसको, और फिर कंफ्यूजन होते रहेंगे। तो सिस्टम, प्रोसेस, सिलेक्शन, ये सारी चीजें एक तरह से इनएफिशिएंट हैं। और प्रूफ्स आपके सामने हैं। झारखंड जुडिशरी का रिजल्ट अभी प्रीलिम्स का नहीं आ पाया है, 4 बार वो लोग अपना आंसर शीट दे चुके हैं, बच्चे रिजेक्ट कर दे रहे हैं कि आंसर ही गलत है। और इनको ये नहीं पता है कि ये अपने हिसाब से बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बना रहे हैं। टेक्निकल क्वेश्चन बोले तो ये पूछ रहे हैं कि प्लीडिंग कौन से उसमें है, इनको ये नहीं पता कि प्लीडिंग कौन से ऑर्डर में है, समन कौन से ऑर्डर में है। क्योंकि एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो इन्हें लगा था कि ये बहुत ट्रिकी होगा, उन्होंने पूछा कि कौन सा इसमें से गलत है, और इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लीडिंग ऑर्डर 5 में है। अरे भाई ये क्वेश्चन तो पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ऑर्डर 5 अगर प्लीडिंग के आगे लिखा हुआ, अमेंडमेंट के आगे लिखा हुआ, तो ऑर्डर 5 में समन्स है। कोई बेवकूफी होगा जो प्लीडिंग पे क्लिक कर मतलब टिक करके आएगा। कमीशन ही वो बेवकूफ निकला, कमीशन वो सही आंसर मान के चल रहा। अबे प्लीडिंग और समन्स ऑर्डर 5 में दिया हो, प्लीडिंग जनरली ऑर्डर 6 में दिया हो, इतना तो पता होना चाहिए ना यार। कमीशन में बैठने के पहले थोड़ा तो यार मतलब एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि ऑर्डर के हेडिंग तो आपको पता होनी चाहिए। आप टेक्निकल क्वेश्चन पूछ रहे हो, डीप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसके जवाब ही आपको नहीं पता है, तो बल्कि बच्चों को पता है। और कोई भी बंदा इनसे ज्यादा एफिशिएंट होगा जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको तो भाई पेपर दे दो और वो आंसर ढूंढ लेगा। ये अपने पेपर बनाए हुए, अपने क्वेश्चन बनाए हुए, उसके आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो दैट इज फेलिंग आवर सिस्टम। और फिर आपको ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम ही ऐसा है कि कैपेबल लोग बाहर होते हैं और फिर इनकेपेबल लोग बैठे होते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है। सिस्टम इनकेपेबल लोगों को लेना चाहता है, वो नहीं चाहता कि सिस्टम में कुछ सुधार हो, कोई डिस्क्रिप्शन यूज करे लोअर कोर्ट्स में। इसीलिए तो बेल देने की भी इजाजत नहीं होती है, वो भी हमें
कैंसिल कराना पड़ता है, और फिर हाई कोर्ट के रेट्स में लिखना पड़ता है द लोअर कोर्ट हैज पास्ड इरानियस जजमेंट, लिखना पड़ता है। उनकी गलती नहीं है, गलती कमीशन की है, और ये तो पॉइंट आउट होगा ही, पॉइंट आउट करना पड़ेगा। दिस इज माई ड्यूटी। क्यों मैं अपना फेलियर क्यों मांगू? जब आप इतनी गलतियां कर रहे हैं तो मैं कैसे फेल हो रहा हूं? आपकी गलतियों की वजह से मैं फेल हो रहा हूं, तो ये आप फेलियर है, मैं नहीं, या फिर मेरे जैसे एस्पिरेंट नहीं फेलियर है। तो फिर क्यों मुझे लगेगा कि एफिशिएंट लोगों की कदर है इस देश में? क्यों लगेगा भाई? जब रजत दलाल कोई ऐसा काम करता है जो कि ऑफेंसिव है, जो मतलब लोगों को थ्रेट करना, वीडियो ब्लॉगिंग में आके किसी को धमकी देना और बताना कि किसी ब्लॉग में मैं मर्डर कर दूंगा, मैं नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूं, तो वो एफिशिएंट है, वो कर सकता है। आप समझिए इस चीज को, उसको जरूरत नहीं है आपकी प्रोटेक्शन की, वो उसको करने का मन करेगा वो कर देगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है, और उसे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि जो सिस्टम मैं देख रहा हूँ वो मुझे लग रहा है कि वो बाहर ही रहेगा, वो कुछ भी करेगा, हमेशा बाहर रहेगा, उसे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंसान भांप चुका है सिस्टम को, समझ चुका है सिस्टम को। और सारे लोग, जितने लोग कानून तोड़ रहे हैं, वो जानते हैं कि क्या होना है, प्रोसेस क्या है, कैसे बच के निकलना है। एक एप्लीकेशन देख के पूरा जजमेंट घुमा दिया जाता है। तो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट इन सबके साथ आप सरवाइव करिए। और मेरा रिक्वेस्ट है भाई कि अगर कोई जजमेंट ऐसे आते हैं तो आप क्वेश्चन मत करिए उसको। अगर आप इस कमीशन पे, सिस्टम पे या फिर प्रोसेस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो 300 वर्ड्स की जजमेंट पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको करना भी नहीं चाहिए। यू डोंट हैव एनी राइट टू क्वेश्चन द जजमेंट व्हिच सजेस्ट दैट इफ यू हैव किल्ड 2 people यू विल राइट एन essay ऑफ 300 वर्ड्स। तो इस पे क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं, इस पे सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। लॉज ही ऐसे हैं, सिस्टम ही ऐसा है, प्रोसेस ही यही है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सिस्टम में करप्शन नहीं है, ये सिस्टम ही करप्ट है। तो थैंक यू।